नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और आपकी ड्राइवर की जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में जो एग्जाम 4 और 5 जनवरी को होने हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने प्रतिदिन लेके आते हैं। आप सभी इनको सॉल्व करें और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब एग्जाम के होने के पहले 10 दिन पहले से हम लोग 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें से आपको 20-25 क्वेश्चन मतलब कम से कम 25 प्रश्न प्रतिदिन मिलने वाले हैं। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखा करें। क्यों? बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके तरीके बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रेखा की प्रवणता, एक रेखा की प्रवणता बताइए जो बिंदु P 2, और Q -3, -5 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत है। अगर लंबवत की जगह में समांतर कहा होता, देखिए पहली बात तो प्रवणता होती है m। क्या होती है? प्रवणता होती है m। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनकी प्रवणता m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होती है। ठीक है, अगर रेखा एक दूसरे के समांतर है तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। ठीक, दो तरीके से होता है। अगर एक समीकरण दे रखा होता है तो y बराबर mx प्लस सी होता है, यहां से m उस समीकरण की प्रवणता होती है। पॉइंट दे रखे होते हैं, अगर ये दो बिंदु दे रखे होते हैं तो m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहां से प्रवणता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब m बराबर हो जाएगा y2 कितना है? -5, डायरेक्ट लिखते हैं। y1 कितना है? माइनस का 1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपन। x2 कितना है? -3 और ये -2 बराबर आ जाएगा -4 बटे -5। कट जाएगा ये -4 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा? 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। तो आपने देखा m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। ठीक है, तो m1 का मान मान लीजिए ये है तो m2 बराबर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट -5/4 और ये आपका हो जाएगा आंसर खत्म। -5/4 आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। रेखा की प्रवणता ज्ञात करें जिसका समीकरण 2x प्लस 3y है। जिसका समीकरण 2x प्लस 3y है। अब यहां पे देखिए, यहां पे समीकरण दे रखा है तो हमने बताया था y बराबर mx प्लस सी। तो पहले इस समीकरण को इस फॉर्म में बनाएंगे तो यहां से 3y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे 2x चला जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, अब y केवल यहां पे एक करना है तो इसको 3 से भाग दे देते हैं तो y बराबर हो जाएगा, यहां से 3 कट जाएगा, -2/3 x प्लस 7/3। इसका मतलब नहीं बनता है। y बराबर mx प्लस सी, तो x का मान पूछा है तो x का मान, m का मान प्रवणता पूछा है तो m बराबर आ जाएगा -2/3। -2/3 आपका ये आंसर हो जाएगा और इसको टिक करके आप लोग निकल जाएंगे, 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक समीकरण दे रखा है 8x माइनस 3y बराबर 24 और जो इसमें से मूल निकलेंगे, x और y के मान निकलेंगे तो x अक्ष और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, मान लीजिए ये एक चतुर्थांश बना है, ये x अक्ष हो गया, ये माइनस x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये माइनस का y अक्ष हो गया, ये आपको पता होगा। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, अब करा ये समीकरण दे रखा है, पहले अगर हमें x निकालना है तो हमें y को 0 मान लेना है। y को 0 मानेंगे तो जब y को 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा
तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 24, x बराबर हो जाएगा 3। अब अगर y निकालना है तो x को 0 मानेंगे, y निकालना है तो x को 0 मानेंगे, तो x को 0 मानेंगे यहां से -3y इक्वल टू 24, तो y बराबर -8। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष, देखिए x अक्ष यहां पे 3 है, x बराबर 3 है, तो यहां मान लीजिए 1 2 3 यहां पर पहुंच गए। ठीक है, 8 है, ये माइनस का है, अगर प्लस का होता तो ऊपर जाते, तो मान लीजिए ये बन रहा है कहीं पे, ये बन रहा है, यहां तक 8 पहुंच गए, यहां तक 8 पहुंच गए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो ये 3 है, ये 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है। ठीक है, 1/2, बेस कितना है 3, गुणे हाइट कितनी है 8, भाई ये ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, 3, ये आ जाएगा 12 वर्ग इकाई, कितना आ जाएगा 12 वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सेम टू सेम, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का आंसर आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ध्यान दें, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये सही आंसर नहीं है, सॉरी, मतलब ये जो दे रखा है ये गलत है, ऑप्शन किसी और के हैं इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का आंसर आपको खुद बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला 5 नंबर, रेखा का समीकरण 2x - 4y है, 2x - 4 इक्वल टू 0 है, किस चतुर्थांश से गुजरेगा। मतलब ये जो समीकरण है, ये जो चतुर्थांश है, ये जो चतुर्थांश है, इससे किस चतुर्थांश से ये रेखा गुजरेगी। कौन सी रेखा, ये समीकरण वाली रेखा। इसका मतलब 2x - 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4। ठीक है, 2x इक्वल टू 4, x बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब x बराबर 2, 1 2 यहां है, तो ये रेखा कहां से गुजरेगी, ये रेखा यहां से गुजरेगी, सॉरी, ये रेखा यहां से गुजरेगी। इसका मतलब 1 ये 2 यहां से गुजरेगी, इसका मतलब पहले चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश से ये रेखा गुजरेगी, पहले और चौथे से ये रेखा गुजरेगी। आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है और आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न क्या है, 3 की पावर x माइनस वाई, 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, तो x का मान बताएं, तो x का मान बताएं। आप ये बताइए, 3 की पावर x प्लस वाई, सॉरी x माइनस 3 की पावर x माइनस वाई बराबर, ये 3 की पावर, इसको 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चल गया, तो ये भी 3 ये भी 3 कंपेयर कर लिया, तो यहां से पता चल गया x माइनस वाई बराबर आ गया 3। ठीक, दूसरा वाले समीकरण से 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या होता है 243 होता है। ठीक है, तो यहां से आ गया x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो अब x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अगर हमें यहां से x का मान, देखिए आप समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता है और आपको x का मान निकालना, तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दीजिए, तो 5 3 8/2 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, y बताना है तो दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो, तो y का मान आ जाएगा 1। तो आपको पूछा क्या है, x का मान, x का मान कितना है 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उस काम को 8 दिन में करती हैं। ठीक है, कोई एक काम रहा होगा, हमें पता नहीं। ठीक है, अगर 5 पुरुष उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये उनका पूरा काम निकल के आ जाएगा। अभी क्षमता निकालेंगे, पुरुष और महिलाओं की क्षमता निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो हमारा पूरा काम पता चल जाएगा। लेकिन जो ये वाला काम करते हैं, वही काम, सेम काम 10 महिलाएं कितने दिन में, 8 दिन में काम को खत्म करती हैं।
तो यहां से क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 4 से कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। 5 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेन अपान वुमेन इज इक्वल टू 4/3। यहां से पुरुष और महिलाओं की क्षमता का अनुपात निकल के आ गया। अब इनका पूरा काम देखिए, ये क्षमता चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, क्योंकि दोनों का काम बराबर है तो दोनों का काम बराबर ही आएगा। देखिए कैसे, 5 चौको 20 और 12 दूनी 24, 240। अगर यहाँ पे 10 या 30, 3 अठे 24, 240, दोनों में सेम आ रहा है तो किसी एक में रख देते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 12, इस काम को तीन पुरुष इनकी क्षमता कितनी है? 4 की, और कितनी? 4 महिलाएं 3 की क्षमता से कितने दिन में खत्म करेंगे, ये काम बताना है। तो आप ये बताइए, 5 गुणे 4 गुणे 12 बराबर 12, 4 ते 12 और 12 24, 24 गुणे डी। देखिए 12 से ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? डी बराबर आ जाएगा 10 दिन। कितना आ जाएगा? 10 दिन। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ये आपका आंसर ये भी आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसका प्रश्न का आंसर बताना है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, ये 3 सही 1/3 है। ठीक है, ये 2 सही 1/2 है, ये 1 है, और ये 6 सही 1/6 है। एक काम करते हैं, कुछ ऐसी संख्या मानते हैं जो 3 और 2 और 6 से कट जाए। हम करें वो संख्या हम 6 मान लेते हैं। तो अगर हम यहां से 6 रखें, इसमें भी 6 रखें, इसकी भी पावर 6 रखें, ये 1 है, इसकी भी पावर 6 रखें। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, ये 2 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये आ गया, तो यहां से आ गया 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 की पावर 6, 6 की पावर 1। तो यहां से आ गया 9, 8, 1, 6। तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी? 9 है, इसका मतलब 9 का मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। कौन सी? 3 की पावर 1/3। क्या हो जाएगी? 3 की पावर 1/3, यही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a² प्लस b² बराबर 5ab, ठीक है, और a² अपान b² प्लस b² अपान a² का मान ज्ञात कीजिए। जब हमें इसका मान बताना है तो हमें इसको कुछ इसी फॉर्म में लिखना है, तभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व देखा पढ़ा पढ़ते ही आपके मन में आंसर निकलना चाहिए कि हमें इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अगर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये सोचें कि इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए यहां से पहले तो ए बी हटाएंगे। अगर ए बी हटाएंगे तो a² अपान ए बी प्लस b² अपान ए बी बराबर 5, यहां पे रख देंगे। ठीक है, अब यहां से ये a से ये a कट गया, b से ये b कट गया, तो यहां से आ गया a अपान b प्लस b अपान a बराबर 5। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब हमें इसके स्क्वायर बनाना है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया a² अपान b² प्लस b² अपान a² बराबर 25, प्लस 2 इंटू a बाई b इंटू b बाई a बराबर 25। ये कट जाएगा तो बच्चे ये उधर चला जाएगा, तो a² अपान b² प्लस b² अपान a² बराबर आ जाएगा 25 में 2 गए, कितना बचेगा? 23। और यही आपसे पूछा गया था, और यही आपको टिक कर लेना, आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, इस तरह के प्रश्न लगभग 4 प्रश्न हम इसमें दे रखे हैं। ठीक है, आपके पेपर में CISI का अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हम कहते जा रहे हैं वो कर देंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होगा और कम समय में सॉल्व हो जाएगा।
देखिए सीआई और एसआई में दो सीआई के ये ऐसे सेम टू सेम प्रश्न है, जो सीआई और एसआई का सिर्फ फर्क है। सीआई एसआई का क्या फर्क है उसको हम अभी तुरंत क्लियर कर देंगे, बस आप लगातार बने रहें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह मूल की 8 गुनी कितने समय में होगी। अंतर सीआई एसआई में इस तरह का है, हम बताते हैं। देखिए 1 रुपए की राशि थी, 2 गुनी हो गई, कितनी हो गई 2 गुनी हो गई, समय कितना लगा 5 वर्ष। कितना लगा समय 5 वर्ष। देखिए आप पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें बताना होता था तो 20% बराबर होता है 1/5। तो आप क्या करते थे 5 से 6 करते थे, 5 से 6 करते थे, 5 से 6 करते थे। ठीक है, तो कितने वर्ष हो गए 1 2 3 हो गए, और यहां से 5 से 6 5 से 6 5 से 6 हो गए। ठीक है, तो इस प्रश्न में ऐसे ही सेम टू सेम करना है। देखिए क्या है, वो राशि 1 रुपए की राशि 8 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, तो ये कितने का क्यूब है, इसका मतलब ये वाली संख्या है 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा 5 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 15 वर्ष में, देखिए पहले 5 वर्ष में 2, फिर अगले 5 वर्ष में गुणे 2, फिर अगले 5 वर्ष में गुणे 2, तो 2 का क्यूब 8, तो 5 गुणे 3 बराबर 15 वर्ष। हमारा आंसर आ जाएगा कितना 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर नहीं समझ में आता ये 1 से 2 है, ये कितने हैं 2 का क्यूब है, इसका मतलब जितना क्यूब करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। देखिए 5 वर्ष में 1 रुपए की राशि 4 गुनी हो गई। ठीक है, तो इसको 64 गुनी करना है। कितना करना है 64 गुनी करना है, इसका मतलब 4 का क्यूब करना है, तो इसका मतलब यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 15 वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब चक्रवृद्धि ब्याज से आगे आते हैं साधारण ब्याज में। किसमें आते हैं साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज की दर से, देखिए इसको अलग तरीके से करेंगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 1 रुपए की राशि 4 रुपए हो जाती है कितने वर्षों में 5 वर्षों में। कितने वर्षों में 5 वर्षों में। कोई दिक्कत। ठीक, तो हमें ब्याज कितना मिला 3 रुपया ब्याज मिला। कितना मिला 3 रुपया ब्याज मिला। ठीक, देखिए जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है पहले साल ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ये अंतर होता है। ठीक है, तो अब ये वाली राशि 1 रुपए की राशि हमें कितनी बनानी है 10 गुनी करनी है। कितनी करनी है 10 गुनी करनी है। कितने सालों में ये बताना है, और ये कितना ब्याज मिला 9 मिला। कितना ब्याज मिला 9 मिला। तो पहले 3 रुपया ब्याज मिला था 5 वर्षों में, तो हमें ब्याज कितना करना है 9 गुना करना है, तो गुणे 3, तो इसमें भी क्या करेंगे गुणे 3 बराबर आ जाएगा 15 वर्ष। खत्म। कैसे समझ में आया। 1 रुपए की राशि 4 हो गई, 3 रुपया ब्याज मिला 5 साल में, तो 9 रुपया ब्याज चाहिए हमको, क्योंकि हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है। तो 3 3 को 9, वहां पे क्यूब करते थे, यहां 3 3 को 9, 5 3 15, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप एक फार्मूला आता है n1 - 1 अपान t1 बराबर n2 - 1 अपान t2, समय अगर समय दे रखा है तो समय। ठीक है, या n1 - 1 अपान r1 बराबर n दर हो गई n2 - 1 अपान r2। आप इससे भी रख के इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कोई राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए यहां पे दर है, कोई राशि 6% साधारण ब्याज की दर से, कितनी दर से 5 गुनी हो जाती है। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला 4 रुपया मिला। कितना मिला ब्याज 4 रुपया मिला। वही राशि, कौन सी राशि 1 रुपए की राशि कितने परसेंट दर से, कितने परसेंट दर से, सॉरी 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी ये बताना है, कितनी गुनी हो जाएगी ये बताना है। अब आप एक चीज ये बताइए, जब 6% है यहां पे 9% है, ठीक,
शायद 6% की दर से 4 रुपया, तो ये कितना परसेंट है? 1.5, 15 छक्का 90। अगर इसको यहां 6 को 9 बनाना है तो 1.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्याज में भी 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 15 चौको 60 तो कितना ब्याज मिला? 4 रुपया, 6 रुपया मिला। तो 1 रुपए की राशि 6 रुपए ब्याज मिला, कितना रुपया हो जाएगा? 7। तो कितना हो जाएगा? 7 गुनी हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। आप उसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट था 9% हो गया, तो ये कितना बढ़ गया? 1.5 गुना बढ़ गया। तो हमें ब्याज भी तो 1.5 गुना मिलेगा। तो 4 मिल रहा था, अब 6 मिलेगा। तो 6 रुपए ब्याज मिला, 1 रुपया यहाँ पे था, कितने रुपया हो गया? 7 गुनी हो गई, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6,720 रुपए हो जाती है। वही राशि किस दर से 2 वर्ष में 7,000 रुपए हो जाएगी? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6,702 रुपए हो जाती है। हमने आपको बताया था कि जब हमें राशि दे रखी है, राशि नहीं दे रखी है, तो राशि को जब हम 100 मानते हैं तो हमारा जो ब्याज होता है R इंटू टी होता है। क्या होता है? R इंटू टी होता है। तो 4 12 रुपए तो ब्याज हो गया। लेकिन जो ये दे रखा है ये इतने रुपए हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन दे रखा है, जो मूल राशि प्लस मिश्रधन। तो 100 रुपया राशि माना था, तो 12 रुपए ब्याज मिल गया, तो कितना रुपया टोटल हो गया? 112 बराबर 6720 की। ठीक है, तो एक बराबर आ जाएगा, कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 बार जाएगा तो एक बराबर आ जाएगा 60 के। इसका मतलब हमारे पास राशि क्या रही होगी? 6,000 रही होगी। 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 7,000 हो गई। तो 1 वर्ष में, इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 1,000 रुपया मिला। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 500 मिला। 500 बटे 600 गुणे 6,000 गुणे 100, तो याद जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 के 50 बटे 6 कितना हो जाएगा? 8 सही 1 बटे 3% दर हमारी निकल के आ जाएगी। आप इस तरह के इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आप चाहें तो मैं बेसिक्स बता सकता हूं। देखिए कैसे, देखिए यहां पे क्या करा है, कुछ राशि रही होगी। देखिए SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। PRT अपॉन 100 होता है। लेकिन जो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ए दे रखा है, ब्याज भी दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है। तो अगर हम आपको P को 100 मानते हैं तो SI निकल के आ गया हमारा 12 रुपया। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया? 112। 112 बराबर ये रख देंगे। अब आप फिर से अगर फॉर्मूला इसको भी रख के करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाएगा। ठीक है, जब प्रश्न कठिन हो जाता है तो आपके पास समय कम बचता है और समय बहुत लग जाता है और आप दूसरे प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न हो जाते हैं खत्म। अगर इन 14 प्रश्नों में आपको किसी प्रश्न में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आप अपनी समस्या जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। और 1-2 दिन का समय दीजिए, हम आपके सामने लाइव आएंगे। लाइव थोड़ा पढ़ाने में ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि आप तुरंत ही जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा उसी समय आप लिखेंगे, बताएंगे, तो हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तो लाइव ज्यादा मजा आएगा। आप लोग लगातार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीजें पता चल पाए और जितने भी तरीके हैं मैथ सॉल्व करने के आपको भी पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।